जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी दिन फर्स्ट ऑडिट दिवस मनाया गया, पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था। तो आपको हमें ये बताना है कि पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया। 15 नवंबर 2021 को, 16 नवंबर 2021 को, 17 नवंबर 2021 को और 18 नवंबर 2021 को। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और अब से प्रत्येक वर्ष इसी दिन ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। और पहला ऑडिट दिवस 2021 में मनाया गया, किस दिन मनाया गया ये हमें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा। फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है, आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस से कम हो रही है संक्रमण की जांच। तो इशू क्या है? इशू ये है कि आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ये प्रोविज़न किया गया है कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, पहले क्या था कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो भी आते थे सबकी जाँच अनिवार्य थी। आईसीएमआर ने इस अनिवार्यता को समाप्त किया। इसका मतलब ये हो गया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जितने आने वाले लोग हैं सभी की जांच की अनिवार्यता को आईसीएमआर ने समाप्त कर दिया है। इम्पॉर्टेंट क्या? इम्पॉर्टेंट एक तो ये गाइडलाइन है और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है ये संस्था अपने आप में। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से आईसीएमआर चर्चा में रहा है और क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है आईसीएमआर के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बेसिकली 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ की स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजिक और समन्वित करना था। तो बेसिकली आईसीएमआर की नींव डाली गई थी 1911 में, 1911 में ही आईसीएमआर की नींव डाली गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अनुसंधान कोष की गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए और वर्ष 1949 से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से इसे जाना गया, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नाम से इसे जाना गया 1949 से। तो इस संस्थान की स्थापना बेसिकली 1911 में हुई थी और 1949 से इस संस्थान का नाम, जो वर्तमान का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये 1949 में इसका पड़ा है। यह विश्व का सबसे पुराना आयुर्विज्ञान संस्थान में से एक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके शासी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। और बेसिकली कोरोना को लेकर के जो भी गाइडलाइन जारी करना है वो यही संस्थान करती है, आईसीएमआर करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, शिकंजा कसा घूस लेने के आरोपित गेल का निदेशक सीबीआई के फंदे में फंसा है। तो गेल की वेबसाइट को एक बार देख लीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूँ। महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पे दो संस्था महत्वपूर्ण है। एक तो गेल अपने आप में महत्वपूर्ण संस्था है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और दूसरा है सीबीआई। तो सीबीआई पे ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया, आज थोड़ा सा गेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गेल इंडिया भारत के अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है, जिसका प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के व्यापार, संचरण, एलपीजी का उत्पादन, भंडारण आदि करना। तो बेसिकली गेल इंडिया जो है प्राकृतिक गैस को लेकर के देश में काम कर रही है लगातार। और देश में 13,340 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है इसको रेगुलेट करती है, इसको चलाती है गेल इंडिया। बहुत जगह क्या हो रहा है, जिस तरह से आपके यहाँ जिस तरह से बिजली आती है, जितना बिजली यूज करना है यूज कीजिए और उसके बाद लास्ट में महीना का जितना हिसाब होगा आप दीजिएगा। जैसे 200 यूनिट बिजली आपने यूज किया उस हिसाब से आप जो है उसको पैसा पे कीजिएगा।
तो इसी तरह से देश में क्या है कि बहुत जगह, मसलन इलाहाबाद में भी ऐसा हुआ है कि गैस पाइपलाइन बिक चुकी है, तो गैस जितना यूज करना आप यूज कीजिएगा, उसके बाद महीना के आखिर में आपको ये बताया जाएगा कि आपने कितना गैस यूज किया और उस अनुसार से आप पैसा पे कर दीजिए गवर्नमेंट को। तो ये जो गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है ये बेसिकली गेल ही रेगुलेट करती है। गेल की स्थापना आप देखेंगे 1984 में गेल की स्थापना हुआ था। और एक परियोजना आप सुन रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में है वो परियोजना, वन नेशन वन ग्रिड। वन नेशन वन ग्रिड भी बेसिकली गेल रेगुलेट करेगी। गेल और ओएनजीसी मिलकर के वन नेशन वन ग्रिड को रेगुलेट करेगी। तो जब भी कोई संस्था चर्चा में हो, जैसे आज गेल चर्चा में है, सीबीआई चर्चा में है, ईडी चर्चा में है, तो उस संस्था के बारे में जाकर के देख लीजिए, उसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया कीजिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आज संडे का दिन है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बना है और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? इसका निर्माण हुआ है पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है राजस्थान के जैसलमेर में, वहाँ पर निर्माण किया गया है। खादी वस्त्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि भारत लाई जाएगी 10वीं शताब्दी की योगिनी देवी की मूर्ति। तो ब्रिटेन से ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा 10वीं शताब्दी की योगिनी की मूर्ति। एक लाइन का है, इसको देख लीजिएगा। ब्रिटेन से ये मूर्ति लाई जाएगी और इससे पहले आप सभी को याद होगा कि माँ अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति लाया गया है। माँ अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति लाया गया है कनाडा से और ये स्थापित हुआ है वाराणसी में। तो ये सब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति कनाडा से लाया गया है जो स्थापित हुआ है आपको बनारस में, और योगिनी देवी की मूर्ति लाया जा रहा है ब्रिटेन से। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार पराक्रम दिवस से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्यों पराक्रम दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी में भी पूछ चुका है। यूपीएससी का एग्जाम हुआ था ईपीएफओ का। ईपीएफओ के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना की नई जंगी वर्दी सामने आई है। तो भारतीय सेना की जो नई वर्दी है वो सामने आ चुकी है। अब देख रहे होंगे आप इसमें कि ऊपर में बेल्ट पहनने की आवश्यकता नहीं है। बेल्ट आप अंदर पहन सकते हैं और इसको ओपन रख सकते हैं। शर्ट को ओपन रहेगा, बेल्ट अंदर आप पहन सकते हैं। तो इस तरह का जो है अमेरिका का अगर आप वर्दी देखेंगे अमेरिकन आर्मी की, तो उसकी भी वर्दी कहीं की कुछ इसी तरह की होती है। तो ये वर्दी नई हमारे देश की आर्मी की होगी। प्राकृतिक खेती को अभियान की तरह अपनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती पर ऑलरेडी हमने बातचीत किया है पहले भी। प्राकृतिक खेती को लेकर के देश में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज से कुछ दिन पहले एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और सम्मेलन को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। तो आप समझ सकते हैं कि देश में सरकार प्राकृतिक खेती को लेकर के कितनी सजग है। प्राकृतिक खेती को लेकर के सहकारिता मंत्री का भी ये स्टेटमेंट है और कहीं न कहीं सहकारिता से भी इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बैकग्राउंड में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सहकारिता आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहकारिता जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा एक चार्जिंग, हर 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा एक चार्जिंग स्टेशन। इसको भी आप कहाँ से कोरिलेट कीजिए? इसको आप कोरिलेट कीजिए पेरिस समझौता से। इसको आप कोरिलेट कीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ग्लासगो में स्टेटमेंट दिया गया है कि हम 2070 तक नेट न्यूट्रल कर लेंगे। अगर भारत 2070 तक नेट न्यूट्रल करता है तो उसकी क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? उसे आवश्यकता होगी कि इलेक्ट्रिक वाहन का प्रोडक्शन वो बढ़ाए अपने यहाँ। तो इसलिए आवश्यकता है इस तरह के काम करने की। अगर 3 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के दायरे में अगर चार्जिंग स्टेशन होगा तो क्या होगा कि लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करेंगे, राइट।
तो सकारात्मक कदम, इसको एक सकारात्मक कदम है निश्चित तौर पे यह। आईईडी धमाके और टारगेट किलिंग की एक और बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 3 आतंकवादी हमला को हमारे देश की सेना के द्वारा नाकाम किया गया और एक और हमला जो होने वाला था जम्मू कश्मीर में उसे पहले नाकाम किया गया। तो निश्चित तौर पे हमें अपने सुरक्षा बलों को धन्यवाद देना चाहिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को, साजिश को नाकाम कर रहे हैं। खुद को लोकल नहीं ग्लोबल बनाएं स्टार्टअप। अब प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को, यानी आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से यह भी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप को लेकर के सरकार ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या क्या काम किए गए हैं, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीसी बैटरी स्टोरेज के निर्माण को 10 कंपनियां आगे, एक बार इसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आज का न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे एडिटोरियल तो आज कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं। संडे का बेसिकली उतना न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए संडे को मैंने क्या किया है कि बिहार के न्यूज़ को मैंने डिस्कस किया है। बिहार का पेपर को लेकर के मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप बिहार के हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में किस तरह से आप दैनिक जागरण के पेपर पढ़ सकते हैं या लोकल एडिशन आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने बिहार संस्करण को लेकर के आज डिस्कस किया। अगर यहाँ पे जो न्यूज़ रहता है, जैसे आप यूपी के हैं तो एक यूपी से संबंधित न्यूज़ देख लिया कीजिए, बंगाल से हैं तो बंगाल संबंधित न्यूज़ देख लिया कीजिए, बिहार के हैं तो बिहार से संबंधित न्यूज़ देख लिया कीजिए, या उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड संबंधित न्यूज़ देख लिया कीजिए। तो आप जिस भी स्टेट हैं उस स्टेट का न्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगा, आपको देख लिया कीजिए आप। चीनी एजेंटों को गोपनीय सूचना देने के मामले में पत्रकार की संपत्ति जब्त। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिक इंपॉर्टेंट अगेन एक संस्था है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, लगातार इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में भी वही है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस तरह से देश में एक्शन लेने का काम करती है, बैकग्राउंड यही है और यही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी कल हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेपाल और इंडिया का इशू पहले काफ़ी चर्चा में था। नेपाल कुछ जगह जो क्षेत्र को लेकर के लगातार विवाद कर रहा था, जिसमें काला पानी का क्षेत्र है, जिसमें लिपू लेक का क्षेत्र है, तो इस सब जगह के लोकेशन को लेकर के आज से 2 वर्ष पहले या 1.5 वर्ष पहले भारत और इंडिया के बीच में लगातार विवाद चलता था। अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया नेपाल रिलेशन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो पर्टिकुलरली पॉइंट है ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि खास करके मैं देख रहा हूँ कि स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में जो भी लोकेशन बांग्लादेश से इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट को लोकेट करता है या जोड़ता है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बांग्लादेश से मान लीजिए कि त्रिपुरा को जोड़ने के लिए कोई सड़क बन रही है तो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। बांग्लादेश से मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए कोई सड़क बन रहा है तो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी लोकेशन बांग्लादेश को भारत के किसी पर्टिकुलर लोकेशन से जोड़ता है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको कॉन्शियस रूप से आप लोग देखते रहिएगा कि बांग्लादेश का किस लोकेशन से भारत के किस लोकेशन को जोड़ने की परियोजना बन रही है वर्तमान में। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से अगर बीपीएससी दे रहे हैं तब इंपॉर्टेंट है। बिहार में अफीम की जगह 100 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती ने बदली तस्वीर। तो इसको एक बार डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। चलता हूं मैं क्वेश्चन पे। पंद्रह नवंबर को जनजाति दिवस मनाया गया बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे, और 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस मनाया गया और प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को ही ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। तो 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाएगा और पहला ऑडिट दिवस 2021 में 16 नवंबर को मनाया गया।
चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।